हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम है शाहनवाज कुरैशी और आप देख रहे हैं बायोकेम क्लासेस, जहां पर आज हम अपना बायोलॉजी का क्लास 12 की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब तक हम क्या देख चुके हैं? अब तक हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख चुके थे। लास्ट लेक्चर में जो हम देख रहे थे वो क्या था? वो था आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हमने एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन देख ली थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं डाइकोट एम्ब्रियो की और मोनोकोट के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, दैट मीन्स के जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने आपको कल बताई थी कि जैसे ही आपके डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसके बाद में जाइगोट एकदम आपके एम्ब्रियो फॉर्मेशन में या एम्ब्रियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके लिए फूड की व्यवस्था, फूड का इंतजाम करना होता है, और वो फूड क्या होता है? वो फूड एंडोस्पर्म होता है। दैट्स वाई के एंडोस्पर्म जो होता है वो जाइगोट के बनने से, जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने से पहले ही एंडोस्पर्म की थोड़ा सा अमाउंट में इतना बन जाता है एटलीस्ट, जिसको वो कंज्यूम कर सके और अपनी ग्रोथ को पूरा कर सके। आई बात समझ में? तो आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखने वाले क्या हैं? आज हम देखने वाले हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या देखने वाले हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ठीक है, पहले हम डाइकोट में देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे? फिर हम मोनोकोट के अंदर देखने वाले हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखो ये हमने क्या था, डबल फर्टिलाइजेशन के स्वरूप हमारा ये क्या बना था? ये हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना था। इसके बारे में हम देख चुके थे। ये आपका चेलाजल एंड होता है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड होता है। ठीक है, इस माइक्रोपाइलर एंड पर जो आपकी एक जो सेल होती है ना, ये वाली, ये क्या होती है? ये एक्चुअल में जाइगोट के अंदर, जो कि एग सेल क्या होती है, जाइगोट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होती है। ये यहाँ पर आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा बाहर निकाल कर देखते हैं। ये आपकी क्या हो गई? ये आपका जाइगोट हो गया। अब इस जाइगोट के अंदर क्या होता है? इस जाइगोट के अंदर होगा डिवीजन। क्या होगा? डिवीजन। तो पहला डिवीजन जो होता है वो होता है आपके ट्रांसवर्स डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन होता है जिसमें दो सेल की फॉर्मेशन बनती है। पहली सेल जो होती है आपके जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है, वो सेल कौन सी होती है आपकी? वो सेल होती है बेसल सेल, या फिर उसको हम सस्पेंसर सेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सस्पेंसर सेल के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा जो आपकी चलाजल एंड की तरफ सेल होती है उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं टर्मिनल सेल। ठीक है, और चूंकि इस पूरे जाइगोट से आपके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है, यहाँ पर आपके पूरे जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है। आपका जो एम्ब्रियो होता है वो केवल और केवल टर्मिनल सेल से फॉर्मेशन होता है। यानी पूरे जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज होने के बाद में जिसमें दो सेल बनी, बेसल सेल और टर्मिनल सेल। तो बेसल सेल क्या करती है? वो टर्मिनल सेल क्या करती है? टर्मिनल सेल ही आपके जाइगोट के फॉर्मेशन में, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। आएगा समझ में? तो इसे मीरोब्लास्टिक टाइप का डेवलपमेंट भी बोला जाता है। तो अब ये जो टर्मिनल सेल है आपकी, ये टर्मिनल सेल क्या करती है? ये सस्पेंसर सेल हो गई, ये टर्मिनल सेल हो गई, ये इसको हम एम्ब्रियोनल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करेगी? ये एम्ब्रियोनल सेल ही इसको हम बोल सकते हैं। अब जो आपकी सस्पेंसर सेल है, ये सस्पेंसर सेल आपके क्या करेगी? ये कई सारे ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी। ठीक है, कई सारे ट्रांसफर डिवीजन करेगी, 6 से 10 सेल स्टेज कंडीशन में आएगी, और आने के बाद में स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसे क्या बोलेंगे? जिनको बोलते हैं सस्पेंसर सेल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सस्पेंसर सेल बोला जाएगा। ठीक है, सस्पेंसर एक्चुअल में बाद में बोलते हैं, लेकिन शुरुआत में इन्हें बेसल ही बोलते हैं। तो यहाँ से सस्पेंसर डिलीट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बेसल सेल क्या होती है? ट्रांसवर्स डिवीजन करती है 6 से 10 सेल तक का, और क्या बना लेती है? सस्पेंसर सेल की फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, और आपके टर्मिनल सेल और एम्ब्रियो सेल क्या बना लेती है? ये लॉन्गिट्यूडनल, पेरिक्लाइनल और आपके ट्रांसवर्स डिवीजन करके एक ग्लोब लाइक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, और ग्लोब लाइक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करने के बाद में इसका आकार कुछ इस तरह से होता है कि ये आपकी क्या होती है? ये आपकी साइमल्टेनियसली ऑपरेट होता है काम। ठीक है, ये इस तरह से आपको क्या देखने मिलेगा? ये देखने मिलेगा। ये सेल क्या हुई? ये बड़ी सेल हुई सस्पेंसर, और ये रही यहाँ पर सेल डिवाइड कर इस तरह से डिवाइड होकर बनाई उन्होंने। ठीक है, और ये जो है ये लगातार कंटिन्यूअसली रिपीटेड करके लगातार डिवाइड कर कई सारी सेल की फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, और ये कैसा बनाती है? ग्लोबुलर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर लेती है। क्या कर लेती है? ग्लोबुलर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर लेती है। अब ये आपका कौन सा है? ये आपका है ग्लोबुलर एम्ब्रियो होता है। क्या कहलाया जाएगा? ये ग्लोबुलर
एम्ब्रियो इसको बोला जाता है, जिसमें इस सेल का नाम क्या है, सस्पेंसर सेल होती है, और इस सेल का नाम क्या है, ये क्या है, ये आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, मतलब आपके ग्लोब लाइक शेप जो कि टर्मिनल सेल थी, एम्ब्रियोनल सेल थी, वो डिवाइडर होकर ऐसे बना ली। तो ये वाले सारे सेल एक्चुअल में सस्पेंसर की ही सेल है। वो सेल जो कि एम्ब्रियो से अटैच है, लास्ट वाली वो सेल जो एम्ब्रियो से अटैच है, उसको बोला जाता है हाइपोफाइसिस। क्या बोला जाता है, हाइपोफाइसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइपोफाइसिस। और यही हाइपोफाइसिस बाद में किसकी फॉर्मेशन करता है, यही हाइपोफाइसिस बाद में किसकी फॉर्मेशन करता है, ये करता है रेडिकल की फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन, रेडिकल की फॉर्मेशन। यानी हाइपोफाइसिस से आपके क्या होता है, रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, और ये रेडिकल आपके क्या बनाता है, ये प्लांट के अंदर रूट वाले पार्ट की फॉर्मेशन करता है। रेडिकल किसकी फॉर्मेशन करता है, रूट वाले पार्ट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, अब उसके बाद में ये होता है कि ये इसका फर्दर डिवीजन नहीं होता, इनकी फर्दर ग्रोथ होगी यहाँ पर, मतलब और सेल डिवाइड नहीं करेगी, और आपकी ये जो एम्ब्रियोनल सेल जो थी ये लगातार और फर्दर डिवाइड करती हैं, और शेप कैसा बना रहता है, लगातार फास्ट डिवीजन करने के बाद में इनकी शेप होती है हार्ट शेप एम्ब्रियो की। मतलब इस तरह से आपको देखने मिलेगा समथिंग लाइक दैट, इस तरह से ये हार्ट हो गया ना, ये लो, ये लो, ठीक है, ये नीचे फर्दर यहाँ पर क्या हो गया, नीचे फर्दर इस तरह से हो गया। अगेन ये वाली ये इसी तरह है, ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। आई बात समझ में, अगेन ये इसी तरह से, इसे हम इसी तरह से रखे हैं। आई बात समझ में, तो अब ये एम्ब्रियो अपनी शेप ग्लोबुलर से कैसे कर चुका, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो यहां पर हो चुका। भाई डायग्राम के साथ में बियर करें प्लीज, कैसा हो गया, हार्ट शेप एम्ब्रियो हो गया। और ये क्या हुआ, ये जब इनमें फर्दर डिवीजन होता है तो ये और ज्यादा गहरा, दिल टूटा तो है लेकिन अब और ज्यादा गहरा दिल क्या होता है, यहाँ पर क्लीव कर जाएगा, और ज्यादा दिल गहरा हो जाएगा। और चूंकि ओव्यूल की पोजीशन ऐसी है, काम यहाँ से चल रहा होता है, और ओव्यूल की पोजीशन ऐसी है कि ये जैसे ही यहाँ पर ये आया, आने के बाद में ये आपके यहाँ पर सस्पेंसर सेल हुई, और ये आपका यहाँ पर ये आपको देखने मिले, तो ये आपके फर्दर ग्रोथ करेंगे, और इस तरह से ये आपका क्या करेगा, ये ओव्यूल आपका इस तरह से ये अरेंज हो जाता है। इस हिसाब से जो ओव्यूल आपका होता है उसी के अकॉर्डिंग ये एम्ब्रियो क्या कर लिया जाता है, आपका सेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में फर्दर क्या होगा, उसके बाद में फर्दर होगा कि ये जो आपके जो दो हार्ट शेप बन रहे हैं, इनके अंदर और डीप डिवीजन होगा, और रैपिड डिवीजन होगा, फास्टर डिवीजन होगा, और ये कोटिलिडन की शेप बना लेंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी इस तरह की सेल दिखाई पड़ेगी। क्लियर है, ये लो डायग्राम भी दिखा रखा आपको बुक के अंदर, आपको इस तरह की सेल दिखाई पड़ेगी। ये दोनों के दोनों एक्चुअल में एम्ब्रियोनल सेल से ही मिलकर बने हैं, जो कि हार्ट शेप बाद में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कोटिलिडन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कोटिलिडन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो कोटिलिडन का लेवल वाला हिस्सा है, अगर मैं इस लेवल वाले हिस्से की बात करूँ कोटिलिडन के, तो इस कोटिलिडन के ये थोड़ा सा इस तरह से आपका होता है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो मैं इस कोटिलिडन के लेवल की अगर मैं बात करूं, तो इस कोटिलिडन से के लेवल से, ध्यान से देखिएगा, इस कोटिलिडन से लेवल के ऊपर का जो हिस्सा होता है, इस कोटिलिडन से लेवल के ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर के लिए वर्ड यूज करते हैं एपी, और उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हाई एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं, एपिकोटिल। कोटिलिडन के लेवल से नीचे का जो हिस्सा होता है उसे क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। तो एपिकोटाइल कोटिलिडन के लेवल से ऊपर का हिस्सा, हाइपोकोटाइल कोटिलिडन के लेवल से नीचे का हिस्सा, ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं, इनको कोटिलिडन बोला जाता है। ये हाइपोकोटाइल किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ये हाइपोकोटाइल बाद में रूट एंड रूट कैप की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और ये आपके एपिकोटाइल आपके किसकी फॉर्मेशन करता है, प्लूम्यूल की फॉर्मेशन करता है, जो कि फर्दर शूट एपेक्स को या शूट सिस्टम को क्या करता है, जर्मिनेट करता है, ठीक है। और डाइकोट के अंदर आपको दो कोटिलिडन देखने का काम मिलता है। कोटिलिडन एक्चुअल में होता क्या है, कोटिलिडन का काम ये भी एक तरह से फूड प्रोवाइड कराता है। देखो सीड को जर्मिनेट होने में टाइम लगेगा, और प्लांट तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास में लीफ की फॉर्मेशन ना आ जाए, मतलब जब तक प्लांट फोटोसिंथेसिस ना करना शुरू कर दे तब तक जो आपका ये कोटिलिडन है, ये सीडलिंग को क्या करता है, ये उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है।
जिससे उसकी ग्रोथ में उसे हेल्प मिल सके। आई बात समझ में? तो सारा कुछ किसके अंदर था, सारा कुछ था आपके डाइकोट के अंदर, जिसमें आपको जाइगोट था, उसके अंदर पहला डिवीजन हुआ ट्रांसवर्स डिवीजन, एक बेसल सेल बनी, एक टर्मिनल सेल बनी। टर्मिनल सेल को एम्ब्रियोनल सेल भी बोला जाता है, क्योंकि केवल टर्मिनल सेल इसमें क्या कर रही है, एम्ब्रियो के बनाने में पार्टिसिपेट कर रही है। आई बात समझ में भाई? ये सीड का, ये पूरा एम्ब्रियो का हिस्सा है। एम्ब्रियो का ये वाला हिस्सा जो टर्मिनल सेल का है वो एम्ब्रियो के अंदर बनता है, कोटिलिडन के अंदर बनता है। उसके अलावा आपके रूट वाला पार्ट और शूट वाले पार्ट यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। और फिर उसके बाद में क्या होता है, ग्लोबुलर शेप होती है, ग्लोबुलर से हार्ट शेप होती है, और ये हार्ट शेप के अलावा हॉर्स शू शेप, घोड़े की खुर के समान, ठीक है, उसके आपको दिखाई पड़ता है। और ये आपका डाइकोट के अंदर का डेवलपमेंट क्या हो चुका, कंप्लीट हो गया। आई बात समझ में? उसके अलावा अगर हम बात करें मोनोकोट के अंदर, तो मोनोकोट के अंदर हमें क्या देखने मिलता है, एक्चुअल में मोनोकोट में और डाइकोट में शुरुआती अवस्थाओं में शुरुआती जो आपको तरीका है वो ऑलमोस्ट ग्लोबुलर एम्ब्रियो तक लगभग सेम सा ही होता है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो तक लगभग सेम सा ही होता है। और ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद में वहाँ पर ये इस तरह से हार्ट शेप एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वहाँ पर केवल एक कोटिलिडन आपको देखने मिलता है। और वो कोटिलिडन क्योंकि साइड में होता है और एक तरह से जो आपके जो प्लूम्यूल और रेडिकल यानी एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल वाले पार्ट को एक तरह से कवर करके रखता है, शील्ड की तरह से बिहेव करता है। इसीलिए मोनोकोट के कोटिलिडन का नाम क्या बोला जाता है, मोनोकोट के कोटिलिडन को बोलते हैं हम स्कूटेलम। और उसकी जो रूट होती है, उस रूट के ऊपर एक्स्ट्रा की कवरिंग होती है, कि उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा बोलते हैं। जो प्लूम्यूल वाला हिस्सा है उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कोलियोप्टाइल बोलते हैं। तो कोलियोप्टाइल में पी है, तो कोलियोप्टाइल इज द कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल, P4 प्लूम्यूल, P4 कोलियोप्टाइल, मतलब कोलियोप्टाइल C4 होता है लेकिन उसके अंदर P है ना, तो कोलियोप्टाइल के अंदर P है और प्लूम्यूल के अंदर भी P है। और P मतलब P एक साथ वाले रखेंगे तो कोलियोप्टाइल आपको प्लूम्यूल के अंदर देखने मिलेगी। कोलियोराइजा में R आता है, ठीक है, कोलियोराइजा R4 कोलियोराइजा और R4 रूट, तो रूट और कोलियोराइजा के अंदर R आता है, तो ये इस तरह से याद हो जाएंगे। स्कूटेलम मोनोकोट के एम्ब्रियो का नाम है। एग्जांपल आपके ग्रासेस मोनोकोट का हो गया, और डाइकोट के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। जितने भी फ्रूट्स आपको देखने मिलते हैं सब डाइकोट के हैं, ये जैसे कि आम हुआ, अमरूद हुआ, सब डाइकोट हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब हमने क्या देखते हैं, अब आगे हमारा क्या काम है, अब आगे हम देखते हैं सीड के बारे में। इसके बारे में, सीड के बारे में देखते हैं। तो ये सीड के अंदर हमारा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो चुकी, ठीक है। सीड क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हुआ था उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, सीड होता है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन होने के बाद में सीड के अंदर हम क्या चेंज देखने मिलती हैं, या आपके ओवरी के अंदर क्या चेंज देखने मिलते हैं, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओवरी होती है, ओवरी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो आपके सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इंटीग्यूमेंट्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके वो सीड कोट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, सीड कोट। उसके अलावा आपके जो दो इंटीग्यूमेंट अगर हुए तो आउटर को क्या बोल लेंगे, टेस्टा बोल लेंगे, और इनर को क्या बोल लेंगे, टैगमेन बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ओवरी, ओव्यूल और इंटीग्यूमेंट का, ठीक है। उसके अलावा जो एग सेल है, एग सेल किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होती है। और उसके अलावा जो आपका पोलर न्यूक्लियाई हैं वे क्या करते हैं, वे आपके अल्टीमेटली एंडोस्पर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके क्या आ गया, एंटीपोडल सेल आ गई, ठीक है, एंटीपोडल सेल आ गई, और सिनर्जिड सेल्स आ गई। ये दोनों की दोनों क्या कर जाती है, ये दोनों की दोनों डीजनरेट कर जाती है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल, माइक्रोपाइल जो ओव्यूल का होता है, ऑफ ओव्यूल, वो क्या करता है, वो माइक्रोपाइल ऑफ सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो सीड का माइक्रोपाइल ही रहता है, ठीक है, क्लियर है। जो आप किसी भी जैसे कोई भी दाना देख लो, उसकी जो नोक से दिखाई पड़ता है, जैसे चने के दाने देख लो, चना देख लो, उसकी जो नोक से दिखाई पड़ती है एक्चुअल में वो माइक्रोपाइल होता है, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा इसमें बचता है अब न्यूसेलस। न्यूसेलस कहाँ प्रेजेंट था, न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट था, जिसकी सेल डिवाइड करके ग्रोथ करने के बाद में क्या करती हैं, किस चीज की फॉर्मेशन करती हैं, वो आपके एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करती है। इतना काम होने के बाद में न्यूसेलस क्या कर जाता है, न्यूसेलस यूजुअली नॉर्मली जनरली क्या कर जाता है, डीजनरेट कर जाता है। लेकिन कुछ स्पीसीज के अंदर न्यूसेलस, कुछ सीड के अंदर न्यूसेलस यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो सीड के अंदर, जो ओवरी के अंदर देखने मिलते हैं, उनमें से कुछ सीड ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर न्यूसेलस खत्म नहीं होता और न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, और ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो पेरिस्पर्म क्या है, पेरिस्पर्म का मतलब ये हुआ कि रेमिनेंट्स ऑफ आपके रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस इन दिस सीड,
आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड वर्ड आ गया तो मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करें तो सीड के अंदर न्यूसेलस के रेमिनेंट्स बचना, न्यूसेलस के कुछ हिस्से बचना, उसे क्या बोला जाता है? आपके पेरिस्पर्म बोला जाता है। और इसका प्राइम एग्जांपल क्या है? आपके ब्लैक पेपर, काली मिर्च होता है। ठीक है, क्या होता है? ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो होती है वो इसका एग्जांपल आपको देखने मिलती है। समझ में आई बात आपके? तो ये तो थी बात आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की। अब ओव्यूल जो था, ओवरी किसके अंदर कन्वर्ट होती है? आपके फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है। ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? सीड के अंदर। इंटीग्यूमेंट किसके होते हैं? आपके सीड पोट के अंदर। एग सेल, एम्ब्रियो, ये हमने पढ़ लिया। पोलर न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म के अंदर, ये भी पढ़ लिया। ये डिजेनरेट हो गए। माइक्रोपाइलर ऑफ ओव्यूल छोड़ दो। इंटीग्यूमेंट आपके सीड पोट हो गए, इनकी भी जरूरत नहीं है। न्यूसेलस वाला पेरिस्पर्म का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। यानी अब लास्ट में केवल ये 3 चीजें बचती हैं। इन 3 चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये बचता है हमारा सीड। तो सीड क्या है? सीड जो है वो रिजल्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फाइनल प्रोडक्ट है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? सीड होता है। आई बात समझ में? अब ये सीड जो होता है ये कितने तरह के होते हैं? एंडोस्पर्म की प्रेजेंस कंजम्पशन के आधार पर मैंने कल आपको बताया था वे 2 तरह के होते हैं कि अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम किया जा चुका है, जैसे कि मटर हुई, तो उसको हम क्या बोल लेंगे? उसको बोल लेंगे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोल लेंगे या नॉन एल्बुमिनस सीड बोल लेंगे। लेकिन अगर एंडोस्पर्म वहां पर मौजूद है, यानी एंडोस्पर्म कंज्यूम है, क्यों कंज्यूम है? क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली नहीं खा पाया। दैट्स व्हाई हम कैसे बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड बोल लेंगे। एग्जांपल इसका क्या हो गया? नारियल हो गया। ये इसका एग्जांपल होते हैं। समझ में आई बात? कास्टर इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब होता क्या है, जैसे जैसे सीड मैच्योर करता रहता है, जैसे जैसे सीड मैच्योर करता है तो सीड के अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो क्या हो जाता है? वो घटने लगता है। और सीड का वाटर कंटेंट मैच्योरेशन के साथ साथ जब कितना रह जाता है? 10 to 15% जब इसका वाटर कंटेंट रह जाता है, तो इसमें पानी की कमी की वजह से जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन सीड के अंदर चल रही है, वे रिएक्शन क्या करती हैं? वे रिएक्शन स्लोज डाउन हो जाती है। वे रिएक्शन जो है वे स्लो डाउन हो जाती है, ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। कंप्लीटली बंद नहीं होंगी, स्लो डाउन हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्लो हो जाएंगी। और ऑलमोस्ट स्लो डाउन होने की वजह से क्या होगा? ऑलमोस्ट स्लो डाउन होने की वजह से कि इसका मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा और सीड किस अवस्था में पहुंच जाएगा? वो डोरमेंसी की अवस्था में पहुंच जाएगा। और हम बोलते हैं कि हमारा सीड क्या है? वो डोरमेंट है। अब इस डोरमेंसी का बेनिफिट क्या है? इस डोरमेंसी का बेनिफिट है कि सीड को आप स्टोर कर सकते हैं। सीड को स्टोर करने का बेनिफिट क्या है? एग्रीकल्चर फीड के अंदर सीड को स्टोर करने का, जैसे गेहूं है वो स्टोर, ये सब सीड ही तो है। गेहूं हुआ, मक्का हुआ, आपके बाजरा हुआ, सरसों हुआ, ठीक है, चावल हुआ, ये सब सीड ही हैं। इन्हें स्टोर करके रखते हैं और स्टोर करने के बाद में अगले साल फार्मर इनका फिर से यूज कर लेता है। क्लियर है बात? तो ये क्या था? ये सीड की डोरमेंसी के बारे में हमने यहाँ पर बात पूरी कर ली। तो ओव्यूल सीड के अंदर कन्वर्ट हुआ जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप बनता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ट्रूथ क्या है कि यहाँ पर आपको सीड की फॉर्मेशन दिखाई देखने पड़ती है। समझ में आई बात? तो ये तो थी आपके किसके बारे में? ये तो थी आपके ओव्यूल के बारे में। अब हम बात करते हैं फ्रूट के बारे में, मतलब सीड के बारे में। ये बात भी हमारी क्या हो गई? फ्रूट पूरी हो गई। अब फ्रूट क्या होता है? एक्चुअल में जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओवरी होती है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है। और ओवरी किसके ऊपर टिकी होती है? ओवरी सिचुएटेड होती है थैलेमस के। याद करो, ये पेडिसेल हो गया और ये क्या होता है? आपका थैलेमस हो गया। और इसके ऊपर क्या टिकी होती है? आपकी ओवरी टिकी होती है। ठीक है, और फ्रूट आपके 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके ट्रू फ्रूट्स, एक होते हैं फॉल्स फ्रूट, और एक होते हैं आपके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्लियर है बात? चलिए, तो ट्रू फ्रूट्स का मतलब क्या है कि जिनमें ओवरी से, केवल और केवल ओवरी से फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है, वे सभी के सभी क्या कहलाए जाएंगे? वे सभी के सभी ट्रू फ्रूट कहलाए जाएंगे। जितने भी मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आपके हैं, जैसे कि मैंगो हुआ, जैसे कि बनाना हुआ, जैसे कि गुआवा हुआ, जैसे कि आपका ग्राउंडनट हुआ, ठीक है, ये सब के सब क्या हो गए? ये सब के सब आपके ट्रू फ्रूट कहलाए गए। फॉल्स फ्रूट का क्या है कि भैया जिस टाइम पे ओवरी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है तो थैलेमस बोलता है कि ओवरी तू कहाँ चली? अब तक तो मेरे साथ में थी, अब कहाँ चली? ओवरी बोली, कहने लगा भैया एक काम कर, तू भी चल मेरे साथ में, जहां मैं जाऊं तू भी चल। अब ओवरी अपने साथ की चले गई, थैलेमस को ले गई। इसका मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फ्रूट बन रहा है उसमें ओवरी के साथ साथ कौन कंट्रीब्यूट करता है? थैलेमस भी कंट्रीब्यूट कर देता है। और अगर इस तरह की सिचुएशन आपको देखने मिलती है कि ओवरी, केवल ओवरी, देखो ट्रू फ्रूट का भाई जब
फ्रूट केवल और केवल ओवरी से बने। लेकिन अगर ओवरी के बनने में थैलेमस भी कंट्रीब्यूट कर दे, और थैलेमस कंट्रीब्यूट करने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि थैलेमस के ऊपर ही ओवरी टिकी हुई होती है। तो ओवरी और थैलेमस आपस में मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ये आपस में मिलकर फॉर्मेशन करते हैं फ्रूट की। ऐसे फ्रूट की फॉर्मेशन करते हैं जिस फ्रूट को क्या बोला जाता है, फॉल्स फ्रूट बोला जाता है, झूठा फ्रूट बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर केवल और केवल जिससे बनना चाहिए उससे फ्रूट नहीं बना। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि एप्पल हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ, काजू केशू जो होते हैं वो इसका एग्जाम्पल होते हैं। एप्पल, स्ट्रॉबेरी और काजू केशू इसके एग्जाम्पल होते हैं, आपके फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में बात करते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है क्या, देखो ये दोनों फ्रूट, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट, इन दोनों में एक चीज कॉमन क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद में फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और फ्रूट की फॉर्मेशन हुई। लेकिन जब फ्रूट की फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के कर दी जाए, दैट मीन्स के फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट की फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के अगर हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्योंकि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है कि सीड की फॉर्मेशन होगी, और यहां पर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही, तो क्या ऐसे फ्रूट के अंदर आपको सीड देखने मिलेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि सीड केवल तभी बनेगा जब रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, और यहां पर फ्रूट बन तो रहा है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है। इसीलिए ऐसे फ्रूट को क्या बोलते हैं, ऐसे फ्रूट को हम सीडलेस फ्रूट बोलते हैं। और सीडलेस फ्रूट का एग्जांपल होता है आपके बनाना। बनाना जो होता है सीडलेस फ्रूट होता है। एक आजकल आप पपीता देखते हैं, पपीता बिना सीड वाला जो पपीता होता है वो भी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल होता है, ठीक है। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट की फॉर्मेशन होता है। जनरली लेबोरेटरी की टेक्निक होती है, लैब की टेक्निक होती है, ठीक है। और ऐसे प्लांट हम प्रोड्यूस करने लग रहे हैं कि जो ऑटोमेटिकली क्या करें, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को प्रोड्यूस कर दें, ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह के फ्रूट को क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोला जाता है, और सीडलेस फ्रूट भी इसको बोलते हैं। ऐसा कोई भी फ्रूट जिसका एडिबल पार्ट सीड होता है, जैसे कि आपके अनार, पोमीग्रेनेट, आप सीड ही सीड खाते हो, अगर आपने उसमें पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करा दी तो सीड ही नहीं बनेंगे, मतलब अनार की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। अनार बेचोगे तो पैसा आएगा ना भाई, अनार के छिलकों का पैसा नहीं होता, जो अनार के सीड होते हैं उनका पैसा होता है, क्योंकि सीड एडिबल होते हैं आपके अनार के। और अगर आपने उन्हीं सीड को क्या कर दिया, उन्हीं सीड को पार्थेनोकार्पिक बना दिया, तो दैट मीन वहां पर उसी फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक बना दिया तो उसमें केवल छिलके रह जाएंगे, वहां पर सीड की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। और अनार करके क्वेश्चन आया हुआ है, और कोई और फ्रूट दे दे जिसके अंदर सीड एडिबल पार्ट होता है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है, सीडलेस फ्रूट है, ये आपकी बात समझ में आ गई। क्या हम कैसे पार्थेनोकार्पिक इंड्यूस करा सकते हैं, प्लांट हार्मोन जैसे कि आपके ऑक्सिन हुआ, जैसे कि आपके जिब्रेलिन एसिड हुआ, यानी जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, प्लांट के ऐसे हार्मोन जो ग्रोथ को बढ़ावा देने में रोल प्ले करते हैं, ऐसे हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। और ये ग्रोथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपके किसके लिए, पार्थेनोकार्पी के इंडक्शन के लिए। समझ में आई बात, क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए अब माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट हुआ था, माइक्रोपाइल ऑफ सीड के अंदर कन्वर्ट हुआ था, यानी क्योंकि वहां से इंटीग्यूमेंट था। शुरुआत में माइक्रोपाइलर ओव्यूल के थ्रू क्या होता, पोलन ट्यूब एंटर हो रही थी, लेकिन माइक्रोपाइलर ऑफ सीड में क्या होगा, वहां पे जो इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है उसकी वजह से वो प्रोवाइड कराएगा एंट्री ऑफ वाटर। सीड जैसे डोरमेंट था, और जैसे ही आप उसे जमीन के अंदर दाबते हैं, जैसे वो उसे आप प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर वहां पर आप मेंटेन करते हैं, तो माइक्रोपाइलर ऑफ सीड के थ्रू क्या होगा, माइक्रोपाइलर ऑफ सीड के थ्रू वाटर अंदर जाएगा, टेम्परेचर एडिक्वेट होगा, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर होगा, तो क्या होगा वहां पर आपको क्या देखने मिलेगा, वो सीड क्या कर जाएगा, वो सीड एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भरपूर अमाउंट में पानी है, और पानी इज वेरी नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए वाटर कंपलसरी है, इसलिए सबसे पहले वाटर की पूर्ति की जाएगी। जैसे पानी कंप्लीट हुआ, टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, सारी चीजें फिट हुई, तो वो क्या कर जाएगा, सीड जर्मिनेट कर जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, सीड का उगना बोलते हैं। आई बात समझ में। ये तो थी आपके फ्रूट के बारे में कहानी, जिसको हम तीनों देख चुके, 3 तरह के फ्रूट होते हैं। अब लास्ट में जो आता है आपका, लास्ट में जो आपके आता है वो क्या बचता है, वो बचता है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। क्या बचता है, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर क्या हुआ बच्चों, पूरा होता है, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। अच्छा एक बात आप मुझे बताओ, एक चीज हम ऑलरेडी जानते हैं, सिंस वी नो दैट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का
फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल रिजल्ट क्या है, सीड है। इसका मतलब सीड बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बनता है। अब एपोमिक्सिस भी सीड बनाता है, एपोमिक्सिस भी सीड बनाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद में किस चीज की फॉर्मेशन होती है, सीड की फॉर्मेशन होती है। अब एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस आपके सीड तो बनाता है, लेकिन सीड के अंदर यहाँ पर एपोमिक्सिस से सीड बनने के दौरान यहाँ पर आपको फर्टिलाइजेशन देखने नहीं मिलता। जब यहाँ पर आपको फर्टिलाइजेशन देखने नहीं मिला तो इसीलिए एपोमिक्सिस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से क्या बनाया, सीड की फॉर्मेशन कर दिया आपने। ठीक है, दैट मींस हम ये बोल सकते हैं कि एपोमिक्सिस ने मिमिक्री करी, किसकी मिमिक्री करी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्यों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन से सीड बना रहा, ये बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बना रहा। ठीक है, तो एपोमिक्सिस क्या होती है, एपोमिक्सिस जो होती है वो मिमिक्री होती है, मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं ना। ठीक है, मिमिक्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करने के बाद में सीड की फॉर्मेशन करते हैं। आई बात समझ में। अब ये जो सीड की फॉर्मेशन जो यहाँ पर हो रही है, चूंकि वो बिना फर्टिलाइजेशन के हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री, इसलिए एपोमिक्सिस एक एसेक्सुअल फिनोमेना है और उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप भी बोला जाता है। समझ में आएगा। तो एपोमिक्सिस से सीड की फॉर्मेशन एक्चुअल में हुई कैसे होगी, ये देखिए। अल्टीमेटली जो जाइगोट होता है आपका, वो डिप्लॉयड होता है, और अगर आपकी एग सेल डिप्लॉयड के अंदर कन्वर्ट हो जाए किसी तरह से, तो वो जाइगोट की तरह से ही बिहेव करने लगती है। याद करो, जो आपका एम्ब्रियो सैक था, उस एम्ब्रियो सैक के बाहर में क्या मौजूद था, उस एम्ब्रियो सैक के बाहर में आपके न्यूसेलस मौजूद था, न्यूसेलस अवेलेबल था। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो न्यूसेलस ओव्यूल के बाहर, सॉरी एम्ब्रियो सैक के बाहर होता है, ये क्या कर जाता है, ये प्रोट्रूड्स इन कर जाता है, ये मतलब अंदर गिर जाता है, अंदर धस जाता है, अंदर घुस जाता है। अब जिसकी वजह से न्यूसेलस तो ऑलरेडी डिप्लॉयड है, और जब ये एग सेल के आसपास जाकर वहां से फ्यूज करता है, तो एग सेल की प्लॉइडी वो बजाय फ्यू मिक्स हुआ उसके साथ में, एग सेल के साथ में जाकर न्यूसेलस, तो एग सेल ऑटोमेटिकली किस तरह से बिहेव करने लगती है, आपके डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड की तरह से बिहेव करने लगती है। जब एग सेल आपके डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड इसकी प्लॉइडी हो जाएगी, तो वो ऑलरेडी एक जाइगोट सेल की तरह बिहेव करने लग जाती है, और वहां पर डायरेक्ट फिर उसके बाद में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और वहां पर सीड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये क्या है, ये एपोमिक्सिस सीड है। ठीक है, और यही एपोमिक्सिस जो है भाई, आपके जो न्यूसेलस कई जगह से अंदर घुसा, यही कारण है कि जिस जगह से अंदर घुसता है, ऑलमोस्ट उसका जो हिस्सा होता है वो सब का सब किसके अंदर, डायरेक्ट जाइगोट के अंदर कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, मतलब जाइगोट की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है, क्योंकि जाइगोट भी डिप्लॉयड होता है, न्यूसेलस का हिस्सा भी डिप्लॉयड होता है। लेकिन आपके एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर वो घुसने के बाद में वो बिहेव करता है आपके जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट की तरह से, जिसकी वजह से उसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, पॉली एम्ब्रियोनी भी बोला जाता है। और पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो या एक से ज्यादा ओव्यूल का मौजूद होना। और इसका एग्जांपल आपके सिट्रस फ्रूट्स, जो नींबू होते हैं ना, उसमें जो सीड मिलते हैं, भाई एक सीड एक ओव्यूल से बना होगा, एक से ज्यादा सीड मतलब मोर देन वन ओव्यूल से बने होंगे, तो भाई किसका एग्जांपल है, आपके पॉली एम्ब्रियोनी का एग्जांपल है। और एपोमिक्टिड जो सीड होते हैं, ठीक है, एपोमिक्टिड सीड जो होते हैं, ठीक है, उनका बेनिफिट क्या है, उनका बेनिफिट एक्चुअल में हाइब्रिड इंडस्ट्री के अंदर होता है। किसके अंदर, हाइब्रिड इंडस्ट्री के। देखो, जब आप हाइब्रिड किसान जब हाइब्रिड फ्रूट लगाता है, जब हाइब्रिड कोई सब्जी लगाता है, तो उसे क्या करना पड़ता है, वो हर साल उसे हाइब्रिड सीड परचेज करने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप जो भी सीड सेट आप तैयार करते हो, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, जो सीड सेट और सुपीरियर क्वालिटी का सीड सेट आपने बनाया था, वो सीड सेट क्या कर जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब उस सीड सेट के डिस्टर्ब होने की वजह से उसकी क्वालिटी घटती है, यानी जो प्योर सीड सेट था वो क्या हो रहा, वो रिड्यूस हो रहा। इसीलिए यहाँ पर साइंटिस्टों ने आपके क्या किया, साइंटिस्टों ने ऐसा प्लांट तैयार किया। अब जब ऐसी कंडीशन हुई कि जिसमें सीड सेट क्या हो रहा, उसकी प्रोडक्टिविटी घट रही है, हर साल प्रोडक्टिविटी कम हो रही, इसीलिए हर बार हर साल किसान को क्या करना पड़ता था, कंपनी के पास, शॉपकीपर के पास हाइब्रिड सीड लेने के लिए जाना पड़ता था। हाइब्रिड सीड को वो एक ही बार इस्तेमाल करेगा। अब बार बार के इस झंझट से बचने के लिए साइंटिस्टों ने किसका डेवलपमेंट किया, एपोमिक्टिक सीड का डेवलपमेंट किया। उनका बेनिफिट ये हुआ कि जो प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, अब उसके ऊपर जो सीड बन रहे हैं, एक तो बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बन रहे, सीड बन रहा है बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बन रहा है, तो वहां पर एक तो वेरिएशन होने के चांसेस नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब क्लोन बनेगा, मतलब प्रोजेनी जो है वो मेंटेन रहेगी, और सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बना है। और ये सीड फर्दर क्या करेगा, फर्दर जब आप इस सीड को बोएंगे तो फर्दर एक नया ऐसा प्लांट बनाएगा जो कि एपोमिक्टिड सीड ही लगाएगा। तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि हाइब्रिड इंडस्ट्री का एक तरह से अल्टरनेटिव उसके अंदर यूज किया जाने लगा। अब किसान को हर साल नए सीड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
लगेगी। जब किसान को हर साल नई सीड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी बढ़ेगी। देखो इन चीजों के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, हाइब्रिडाइजेशन के, एपोमिक्टेड सीड के, पार्थेनोकार्पिक के, ये हम बाद वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम इस चीज को समझ रहे हैं कि ये एक्चुअल में ये चीजें क्या होती है। तो ये इंपैक्ट होता है, ये बेनिफिट होता है आपके एपोमिक्टेड सीड का। अब इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट क्या होगा ये पूरा हो गया। ये लगभग ऑलमोस्ट 8 या 9 या 10 लेक्चर के आसपास थे, ठीक है। आधे घंटे के लेक्चर हैं, इन सभी को एक साथ देखिए। ये आपकी पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर की शुरुआत होती है। अगला चैप्टर जो शुरू करने वाला हूँ वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर पहले करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आपके जो जेनेटिक्स वाली यूनिट है वो हम बाद में करेंगे। कारण है जब यहाँ पर बैच शुरू हो जाएगा तो वो क्लास थोड़ा लंबी चलती है, लेंथी चलती है, और वो फिजिकल क्लासेस में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो इसीलिए तो आप ये लेक्चर थोड़ा ध्यान से देखिए, इसके अपने कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। डीपीएस वगैरह जो आपको मिल रही है, नहीं है तो अपने साथी से ले लो भैया, ठीक है। डीपीएस वगैरह जो आपके पास में है उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो आपका टेस्ट का शेड्यूल है उन टेस्ट को रेगुलर टाइम पीरियड में देते रहें, और करना कुछ नहीं भैया, आपको पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट।